सबसे पहले खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने, जहां पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, 31 जनवरी 2026 तक सभी निकाय चुनाव कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। डीलिमिटेशन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2025 तक पूरी हो, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का कहना है 31 जनवरी 2026 तक सभी निकाय चुनाव पूरे हों और डीलिमिटेशन की प्रक्रिया की डेडलाइन भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय कर दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में मादक पदार्थ रोधी बल के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने पहुंचे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से संयुक्त संकल्प साझा जिम्मेदारी थीम पर किया जा रहा है। शाह इस मौके पर एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 भी जारी कर रहे हैं। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने 4,794 करोड़ रुपए के मूल्य के जब्त मादक पदार्थों को नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं और गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 4,000 किलो ड्रग्स नष्ट किए गए। देश के अलग अलग हिस्सों में ये नशीले पदार्थ नष्ट किए गए और ये मादक पदार्थ देश के अलग अलग हिस्सों से जब्त किए गए थे और इस कदम का मकसद ड्रग्स के खतरे को कम करना और अगले 15 दिनों में 1 लाख किलो ड्रग्स नष्ट किए जाएंगे। सेंट्रल होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार मादक पदार्थों के खिलाफ मजबूत रुख अपनाए हुए है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी एएनटीएफ की एकजुट करके ड्रग्स की समस्या को जड़ से खत्म करने का टारगेट है। ये समस्या जो है, इसके निवारण के लिए एक बहुत जरूरी कदम है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच। कई बार काम करते 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 दबाव के कारण हम आंकड़े बनाने में पड़ जाते हैं। आंकड़े बनाना हमारा ध्येय नहीं है, आंकड़े बने ही नहीं ऐसा भारत बनाना हमारा ध्येय है। और वो तभी हो सकता है कि टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को हम करें। कुछ अच्छे केस बने हैं देश भर में, कई राज्यों ने भी किए हैं और इवन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने भी अच्छे केस बनाए हैं, एनसीबी ने भी बनाए, मगर इसकी मात्रा हर केस तक ले जानी पड़ेगी। जब एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के हेड रिव्यू करे तब एक पुड़िया भी अगर मिलती है तो पुड़िया से देश में कहां से वो ड्रग एंटर हुई वहां तक की जांच, और देश की बंदरगाह पर अगर ड्रग सीज होती है, समंदर में सील होती है, तो वो कहां तक जाना था उसकी जांच। अगर हम ऐसे केस करने की आदत डालेंगे, हमारी एंटी नार्को टास्क फोर्स को हम ट्रेन करेंगे, तभी जाकर हम इस पूरी समस्या पर हम कंट्रोल ले पाए। ये सम्मेलन ड्रग्स के खिलाफ जंग में अहम कदम है, जहां राज्य और केंद्र के अधिकारी एक साथ रणनीति बनाएंगे। एनसीबी के नेतृत्व में इस तरह के आयोजन पहले भी हो चुके हैं और इस बार फोकस साझा जिम्मेदारी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले खास उपहारों और मोमेंटोस की ई नीलामी 17 सितंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेगी। यह नीलामी प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर हो रही है और इसमें 600 से ज्यादा आइटम्स हैं, जैसे कि राम मंदिर का मॉडल, पैरालंपिक मेडलिस्ट के स्पोर्ट्स शूज, सिल्वर, वीणा और तरह तरह की कला। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सभी आइटम्स का बेस प्राइस मिलाकर करीब 1.5 करोड़ रुपए है। नरेंद्र मोदी को मिले मोमेंटोस की नीलामी रखी गई है और ये ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले 7 बार हो चुका है। साफ तौर पर है कि नीलामी का मकसद ये है कि प्रधानमंत्री के मोमेंटोस की नीलामी किया जाए और उसके बाद इस पैसे का सदुपयोग किया जाए। सदुपयोग इसमें होता है कि निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा यानी कि नमामि गंगे योजना में इसका पैसा खर्च किया जाता है। इस समय मॉडर्न आर्ट गैलरी में मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को जो गिफ्ट्स मिले हैं आप देख सकते हैं, ये माता की मूर्ति है जो सबसे ज़्यादा अभी ऑक्शंस में पैसे इसके रखे गए हैं। 9 लाख से ज़्यादा की इसकी कीमत अभी शुरुआती कीमत रखी गई है। जब बिडिंग होगी तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा दामों में बिके। और अभी तक अगर कलेक्शंस की बात करें तो लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा का कलेक्शन पिछले सालों में हो चुका है। और इसके अलावा अगर गिफ्ट्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। कुल 1300 गिफ्ट्स रखे गए हैं इस ऑक्शन में और
बाकायदा ई बिडिंग होगी, ई ऑक्शन होगा। कहा जा रहा है कि कुल 1300 इसमें सामान रखे गए हैं जो इस साल ऑक्शंस में रहेंगे और उम्मीद जताई जा रही है। जो पर्यटन मंत्री, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का साफ तौर पर कहना है कि इस बार लगता है कि रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी के दिलों में रहते हैं और उम्मीद जताई है कि लोग इस ऑक्शन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और नमामि गंगे जैसी योजना में वो अपना एक बहुमूल्य योगदान दे सकेंगे। कैमरामैन सिबली के साथ मैं अक्षय राय, भारत 24, दिल्ली। इन मेमेंटोज की प्रदर्शनी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लगाई गई है और जहां लोग कल से 10 बजे से शाम 6 बजे तक जाकर देख सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुद इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने बताया कि कैसे ये आइटम्स भारत की संस्कृति, इतिहास और कला को दर्शाते हैं। ऑक्शन जो है ये करने से पहले जिस तरह की व्यवस्था पिछले 7 चरण में अपनाई गई है कि कस्टम के अधिकारी और इस तरह के आर्ट क्यूरेटर्स बैठ करके इनकी फ्लोर प्राइस, बेस प्राइस तय करते हैं और उसके बाद में सब लोग इस नोबल कॉज से जुड़ने के लिए, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट की हुई वस्तु को रखना अपने आप में एक सम्मान का सूचक है और दूसरा क्योंकि ये जो धन इसमें इसके खरीद से सज्जित होता है उसका उपयोग माँ गंगा के को निर्मल करने के लिए, उसको स्वच्छ करने के लिए, उसको अविरल करने के लिए जो नमामि गंगे मिशन चल रहा है उस नमामि गंगे मिशन में नियोजित होती है, उसमें निवेशित होती है। पिछले 7 बार में जो इस तरह का ऑक्शन किया गया उसके चलते हुए लगभग 50 करोड़ 33 लाख 7,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के ऑक्शन से प्राप्त हुए जो नमामि गंगे मिशन को दिए गए। शेखावत ने कहा है कि ये लगातार 7वीं बार हो रही नीलामी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हुए उपहारों को लोकहित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट्स में खर्च होते हैं जो कि गंगा नदी की सफाई के लिए है। अब तक 50 करोड़ से ज्यादा जमा हो चुके हैं और 2024 में 2 करोड़ 24 लाख रुपए मिले। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस बार भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। इस बार करीब 1300 मोमेंटोज का ऑक्शन होने वाला बताया गया है। ये नीलामी के लिए सभी तैयार है और कोई भी ऑनलाइन पार्टिसिपेट कर सकता है। ये नीलामी न सिर्फ हिस्ट्री प्रिजर्व करने का एक मौका देती है बल्कि गंगा संरक्षण में भी योगदान देती है। दक्षिण और साथ ही मध्य एशिया के लिए सहायक अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच दिल्ली के वाणिज्य भवन पहुंचे, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर महत्वपूर्ण बातचीत शुरू की। भारत के मुख्य वार्ताकार राजेश अग्रवाल के साथ लिंच की यह बैठक हुई। ये वार्ता मार्च 2025 से चल रही है और पहला फेज अक्टूबर-नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। अमेरिकी टीम के नेतृत्व में ये चर्चाएं टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं पर फोकस कर रही है। अमेरिकी व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने कहा कि भारत बातचीत की मेज पर आ रहा है और ये बयान ट्रेड टॉक्स को ठीक पहले आया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के एक ट्वीट का जिक्र किया जो सकारात्मक था और ट्रंप ने भी इसका जवाब दिया, लेकिन नवारो ने भारत की ऊंची टैरिफ और रूसी तेल खरीद पर निशाना साधा। ये ट्रेड टॉक्स ट्रंप प्रशासन की 25% अतिरिक्त टैरिफ के बाद हो रही है, जो कि कुल 50% हो गए हैं क्योंकि भारत ने रूसी तेल खरीदा है। अमेरिका कृषि उत्पादों जैसे कि मकई के आयात पर जोर दे रहा है, लेकिन भारत अपने किसानों की रक्षा के लिए सतर्क है। पिछले अगस्त की मीटिंग कैंसिल हो गई थी और अब ये रिवाइव हुई है। दोनों देशों के बीच ये डील नेचुरल पार्टनर्स के रूप में मजबूत रिश्ते को बढ़ाएगी, लेकिन चुनौतियां बाकी है, जैसे भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने से इनका। उम्मीद है कि ये बातचीत जल्द ही डील फाइनल भी कर देगी, जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए फायदेमंद भी साबित होगी। वैश्विक बाजार में सोने का भाव नया रिकॉर्ड ऊंचाई छू गया है। सोना जहां पर प्रति ऑन्स $3,686 के आसपास बिजनेस कर रहा है और ये कीमत पिछले दिन से थोड़ी बढ़ी है और पूरे साल में सोना 37% से ज्यादा चढ़ा है। निवेशक इसे महंगाई और अनिश्चितता के समय सेफ हेवन भी मान रहे हैं। सोने की तेजी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दर कट की उम्मीद से हो रही है, क्योंकि कम दरें गोल्ड होल्ड करने का मौका बढ़ाती हैं। साथ ही ग्लोबल अनिश्चितता, सेंट्रल बैंक खरीदारी और डॉलर की कमजोरी भी इसकी एक बड़ी वजह है। एक्सपर्ट का मानना है कि साल के अंत तक $37,000 तक जा सकता है, ये $3700 तक हो सकता है।
देखिए, भारत में सोने की कीमतों में भी वैश्विक ट्रेंड के साथ रिकॉर्ड स्तर पर ये पहुंचा है और आज 24 कैरेट सोना 10 ग्राम के लिए तकरीबन 1,09,510 से 1,11,350 रुपए के बीच है। ये पिछले दिनों से थोड़ा सा ऊपर है और ज्वेलर्स के हिसाब से शहरों में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ सकता है। भारत में सोने की कीमतें डॉलर, रुपए, एक्सचेंज रेट, इंपोर्ट ड्यूटी और लोकल डिमांड से प्रभावित होती हैं, जो वैश्विक हाई के साथ ही और भी चढ़ रही हैं। निवेशकों को सलाह है कि छोटे मोटे उतार चढ़ाव को ध्यान में रखें, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये अच्छा ऑप्शन भी है। MCX पर फ्यूचर्स की अगर हम बात करते हैं तो 1,12,000 तक जाने की संभावना है, जबकि पिछले 10 दिनों में 760 रुपए की बढ़ोतरी भी हुई है। हरिद्वार में फेथ एंड फ्यूचर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने किया। यह सम्मेलन आध्यात्मिकता और तकनीक को जोड़ने का एक प्लेटफॉर्म बनेगा। बिरला ने कहा कि AI का विकास मानवता की सेवा के लिए होना चाहिए, न कि कंट्रोल का टूल। ओम बिरला ने जोर दिया कि AI कभी मनुष्यों पर नियंत्रण का साधन न बने, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिकता से संचालित हो। गायत्री परिवार ने धर्म और विज्ञान का शानदार समन्वय दिखाया। उन्होंने कहा कि चुनौतियों में ही समाधान छुपा हुआ है, बस हमें खोजना है। ये सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है, जहां पर सबसे दुनिया की नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, AI और AI के साथ आध्यात्मिक मूल्यों के साथ AI का समावेशन किस तरीके से हम दुनिया के अंदर अगर भारत की संस्कृति, ज्ञान, परंपरा को अगर दुनिया में पहुंचा सकते हैं तो उसमें AI का महत्वपूर्ण उपयोग है। भारत धरती तपोक धरती है। ये धरती साधु संतों की तप तपस्या ज्ञान की धरती है। इस धरती पर वेद विज्ञान से लेकर भगवत गीता से लेकर रामायण तक जो जीवन को परिवर्तन करने का काम करती है, व्यक्तियों को चुनौतियों से लड़ने का साहस पैदा करती है, एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है, एक कर्म के साथ व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कैसे जीवन जी सकता है उसका ज्ञान देती है। और यह ओम बिरला ने सुझाव दिया कि भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को AI के जरिए दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। ये कॉन्फ्रेंस आध्यात्मिकता और टेक के बीच में संवाद का ब्रिज बनेगी। AI को इंसानियत के हित में यूज किया जाए ताकि फ्यूचर ब्राइट हो। कुल मिलाकर ये सम्मेलन दिखाता है कि टेक और फेथ साथ चल सकते हैं। बिरला के उद्घाटन से इवेंट को बूस्ट मिला और एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे हैं कि इससे नई इनिशिएटिव्स भी निकलेंगी। भारत जैसे देश में ये बैलेंस बहुत जरूरी है। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा आज जहानाबाद से शुरू हुई। 5 दिन की यात्रा 20 सितंबर को वैशाली में खत्म होगी और इसमें 10 जिलों का दौरा होगा, जैसे कि नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल और समस्तीपुर। तेजस्वी एक खास रथ यानी कि बस में सवार होकर निकले हैं और उनके साथ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा काफिला है। सुबह 9 बजे पटना से रवाना जहानाबाद के लिए ये यात्रा निकली। ये यात्रा वोटर अधिकार यात्रा के बाद तेजस्वी का दूसरा बड़ा कदम है, जिसमें जन समर्थन जुटाने और बिहार के मुद्दों पर बात वो करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि बाकी बचे जिलों में भी बाद में जाएंगे। ये यात्रा बेरोजगारी, पलायन रोकने, किसानों की मांग और केंद्र सरकार की हकमारी पर फोकस करेगी। उन्होंने वीडियो में कहा कि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि युवाओं और किसानों की यात्रा है। वोटर अधिकार यात्रा समाप्त करने के बाद जो बाकी के जिले जो बचे हुए थे, जहानाबाद हो, बेगूसराय हो, खगड़िया हो, मधेपुरा हो, तो इन जिलों को कवर करने के लिए हम लोग जो है बिहार अधिकार यात्रा पर हम निकले हैं, ताकि हर लोगों के पास हम लोग पहुंच सके और एक नए संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं, ताकि नया बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है, जहां ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है, ये मेहनत करने वाले जो किसान मजदूर हैं, ये उनके हित की यात्रा है।
यात्रा शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी पूरे परिवार के साथ यात्रा पर निकले हैं ताकि लालू यादव को विकास दिखे। गिरिराज ने लालू के पुराने बयानों का जिक्र भी किया कि वो बिजली सड़क को बेकार बताते थे और अब नीतीश मोदी की जोड़ी ने बिहार को क्या दिया है वो सड़क यात्रा से देख सकते हैं। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकले, पूरे परिवार के साथ निकले और अच्छी बात होगी। देखें, लालू यादव को दिखाएं जो विकास किसको कहते हैं। जो कहते थे गरीब को कि सड़क क्या करोगे, बिजली क्या करोगे, ललटेन में रहो, उनको बिजली तो घर में दिखाई दे रहा है। सड़क से पूरे बिहार की यात्रा कराएं, तब पता चलेगा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बिहार में क्या विकास करवा रहा है। कुल मिलाकर ये यात्रा बिहार चुनाव 2025 से पहले तेजस्वी की सियासी जमीन मजबूत करने का प्रयास है। आरजेडी कार्यकर्ता जोश में है, लेकिन बीजेपी इसे जंगल राज की याद दिलाने का मौका बना रही है। यात्रा के पहले दिन काफी भीड़ भी देखी जा रही है। और इसी खबर के साथ न्यूज 4.0 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।